नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूं राहुल गांधी पे। जी हाँ मित्रों, राहुल गांधी का एक वीडियो ज़बरदस्त वायरल हो रहा है और वह बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है उस वीडियो को। जी हाँ मित्रों, ऐसी अभद्र भाषा राहुल गांधी ने इस्तेमाल की है प्रधानमंत्री के लिए, जैसे लोग जैसा एक राजा अपने नौकर के बारे में बात करता है, नौकर पे जब गुस्सा करता है और उससे इस तरह से बातें करता है, बिल्कुल वैसी ही लैंग्वेज, वैसी ही भाषा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस्तेमाल किया। गजब की निकृष्टता है, गजब का फ्रस्ट्रेशन है, गजब का गुस्सा है। पता नहीं ये पैदाइशी नवाब जो होते हैं उन्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। जी हाँ मित्रों, ये पैदाइशी नवाब है। ये लोकतंत्र, भारत जब आज़ाद हुआ और यहाँ पे लोकतंत्र लागू किया गया, संविधान की रचना हुई और कांग्रेस ने लोकतंत्र लागू किया और यहाँ जहाँ पे चुनी हुई सरकार का गठन होना था, कोई राजतंत्र नहीं था, तब भी कांग्रेस ने एक अलग ढंग से राजतंत्र की स्थापना की। कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जी। जी हाँ मित्रों, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने खानदान को राजपाट अपने खानदान के पास रहे, इसकी पूरी व्यवस्था करके गए और उनके पूरे खानदान ने कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा और प्रधानमंत्री की कुर्सी अपने खानदान तक सीमित रखी। या कभी कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री बना भी तो उसे अपने मुट्ठियों में अपने बंद करके रखा, उसे अपनी उंगलियों पर नचाया। एक बार, मात्र एक बार जवाहरलाल नेहरू जी के मृत्यु के बाद जब प्रधानमंत्री की कुर्सी अपने लाल बहादुर शास्त्री जी के पास गई, वही कुछ दिनों स्वतंत्रता के पल थे कांग्रेस के, जहां लोकतंत्र दिख रहा था, लेकिन उसमें भी विवादित ढंग से लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मृत्यु ने एक बार फिर से कुर्सी को इंदिरा गांधी और नेहरू फैमिली के पास भेज दिया। और उसके बाद से जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे इंदिरा गांधी ने कब्जा किया, उसके बाद वो कभी भी छुटकारा नहीं पा सका। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कुछ दिनों के लिए अगर वो अपने पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने भी, तो वो भी नेहरू गांधी फैमिली के रहमो करम पर ही बने। और कुछ दिनों तक, चूँकि वो सदमे के दिन थे गांधी फैमिली के लिए, तो कुछ दिन उन्होंने स्वतंत्र रूप से उसे चलाया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हुई, उसके बाद इस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद उसके लाश को भी कांग्रेस कार्यालय में नहीं आने दिया गया। जी हाँ मित्रों, तो ये है कांग्रेस पे राहुल गांधी के फैमिली और ये नेहरू गांधी फैमिली का प्रभाव। और उसके बाद जब 2004 का चुनाव कांग्रेस जीतती है, तो उसके बाद वह अपने इशारे पे चलने वाले मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाती है, गांधी नेहरू फैमिली, और उन्हें अपने इशारों पर नचाया जाता है। तब तक राहुल बाबा, ये राहुल गांधी का चश्मो चिराग साहबजादा जवान हो चुका था। वह पहली बार सांसद भी बन चुका था और उसके बाद उसका जो नवाब ज़्यादे के रूप में कांग्रेस में एंट्री हुई, तो प्रधानमंत्री तक को
इशारों पर नचाया जाने लगा। प्रधानमंत्री भी उस नवाबजादे के इशारों पर नाचते रहे। उनकी बातों को इसी तरह से शायद किसी ने राहुल गांधी की बातचीत मनमोहन सिंह से नहीं सुनी, उनका संबोधन, लेकिन अगर वो कभी किसी ऑफिस या किसी कोने में, ऑफिस के किसी कोने में बात करते होंगे तो शायद राहुल गांधी का लहजा जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है वैसा ही रहता होगा। कई बार वीडियोज़ में, फोटोज़ में राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की जो तस्वीर हाथ जोड़े और सर झुकाए एक अदना कर्मचारी, गांधी फैमिली के अदना कर्मचारी जैसे दिखती है, वह सब लोग देखते। सोनिया गांधी के सामने अगर तीनों फैमिली के दोनों सदस्य और मनमोहन सिंह तीनों साथ हो तो सारा लाव लश्कर उनके स्वागत में जुटा रहता था और प्रधानमंत्री एक तरफ कोने में चुपचाप खड़े रहते थे। तो ऐसा था रसूख, ऐसा था, ऐसी ताकत थी नवाबजादे श्री राहुल गांधी जी की। और अचानक नरेंद्र मोदी जी 1914 में पदार्पण करते हैं और इस नवाबजादे के राजा बनने के पहले ही कुर्सी छीन लेते हैं। इस लोकतंत्र में जनता को अचानक अपने बातों से प्रभावित करते, और यह बात नवाबजादे को पचती नहीं। नवाबजादा और उसकी पार्टी ये सोचती है कि ठीक है, जनता कुछ दिनों के लिए ऊब गई है, चेंज चाहती है, फिर कुर्सी मेरे पास ही आएगी। इस देश को कांग्रेस के बिना अलावे कोई नहीं चला सकता। और वो 5 सालों तक बड़ा कूल होकर, शांत होकर रहती है कि 5 साल के बाद तो सत्ता मेरे पास ही आने वाली। लेकिन ये नरेंद्र मोदी तो दूसरी ही मिट्टी का बना होता है, और वह पूरी की पूरी सत्ता को, और जो 5 साल के बाद बदलाव, हर विपक्षी कांग्रेस के अलावे कोई भी पार्टी 5 साल क्या 2 साल और 3 साल भी सत्ता नहीं चला पाती थी, केवल अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर, जिन्होंने 5 साल पूरा किया। और उसके बाद जो कांग्रेस समझ रही थी कि मेरे पास स्वतः सत्ता आ जाएगी, मोदी जी ने ऐसा नहीं होने दिया और उससे भी बड़ी जीत 19 में दर्ज की और कांग्रेस को अपने फिर से एक बार निम्नतम स्कोर पर धकेल दिया। और इसके बाद अब नवाबजादे की छटपटाहट बढ़ने लगी। राजा की कुर्सी दूर जाती दिखने लगी। अब जो लग रहा था कि 5 साल के बाद मेरे पास आ जाएगी, अब 10 साल पूरे हो गए हैं और वह कुर्सी जो उसके ख़ानदान की, उसके बपौती थी, वो अब भी उतनी ही दूर है और दूर होती जा रही है। तो ये बौखलाहट साफ दिख रही है राहुल गांधी और एक राजा के बेटे युवराज पर। जी हाँ मित्रों, युवराज का पारा हाई होता जा रहा है। वो एक प्रधानमंत्री की गरिमा, प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा को नहीं समझकर लगातार प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह से भर्त्सनात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, वह निंदनीय से भी कहीं ज़्यादा है। ये कहीं भी लोकतंत्र में प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं दिखता है एक आदमी जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। वह कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे क्वेश्चन करते ही कांपने लगता है, थर थर कांपने लगता है। ये बात बोलने का अंदाज दिखाता है कि वो अंदर से थर थर कांप रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मुझे वो कुर्सी जो हमारे बाप दादाओं की बपौती थी, वह
यहाँ की जनता अब मुझे नहीं देने वाली है। और वो गुस्सा, वो बौखलाहट इन शब्दों में साफ झलकता है। ऐसी भाषा इन्होंने पहले भी जब कभी भी बौखलाहट होती है तो ये इस तरह की भाषा बोलते हैं। और ये भाषा एकदम टपोरी छाप, जो एक सड़क से गुजरता आम टपोरी और बेशर्म और आवारा किस्म के लोग जिस तरह से बात करते हैं, उस तरह की भाषा है। जो एक युवराज गुस्सा आने पर अपने नौकरों से बात करता है, एक राजा जो अपने नौकरों से बात करता है, इस तरह की भाषा। जबकि सच्चाई ये है कि इन्हें और विनम्र होना चाहिए था। सत्ता प्राप्त करने के लिए विनम्रता की ज़रूरत होती है, क्योंकि जनता विनम्रता देखती है। आज 10 सालों के बाद भी मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, तो ये जनता के साथ मोदी की विनम्रता है। कुछ लोगों ने, कांग्रेस ने ये समझ लिया था कि ये देश उनके बाप की बपौती है, कोई भी उनके अलावे ये देश नहीं चला सकता। लेकिन संविधान तो उन्होंने ही बनाया था, उन्होंने संवैधानिक ढंग से ही जो भी कुर्सी को अपनी बपौती बनाया था। और जब आपने जो रूल लगाया है, वो रूल और जनता के मिजाज को आप हैक नहीं कर सकते हैं, नौकर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जनता को। जनता अपना फ़ायदा देखती है, अपनी अच्छाई देखती है, अपना फ़ायदा नुकसान समझती है। और वो तो अगर कोई अदना घर का इंसान भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उसे अच्छा लगेगा तो वो उसे ही बैठाएगी। वो ये नहीं सोचेगी कि आप किसी राजा के ख़ानदान से हैं, इसलिए वो 10 साल के बाद बदल दे, क्योंकि वो अच्छा काम अगर बुरा काम कर रहा होता तो बदल कर शायद आपको चुन लेती। लेकिन वो तो ऐसा है कि धीरे धीरे सारी जनता की आंखों का तारा होता जा रहा है। पहली बार में 282 सीटें बहुमत से 10 ज़्यादा, दूसरी बार में 303 सीटें बहुमत से 25, 27, 30 ज़्यादा करीब। और इस बार पता नहीं क्या होगा, इस बार इससे भी ज़्यादा। ये बताता है कि उस आदमी के प्रति, उस चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय करने वाले इंसान के प्रति लोगों में नाराज़गी नहीं, प्रेम बढ़ रहा है, प्रेम। और आपके इन ऐसे व्यवहार के कारण, ऐसे बातचीत के कारण, ऐसे व्यवहार के कारण आपके प्रति जनता में नफ़रत और सिर्फ नफ़रत फैल रही है। ऊपर से आपकी अल्पसंख्यकों की पॉलिटिक्स हिंदुओं के मन में आपके प्रति घृणा का भाव जगा रही है। जी हाँ, इस बहुसंख्यक देश में आपने बहुसंख्यकों को हाशिए पर रखकर अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर सरकार चलाया है, तोड़ने की राजनीति की है। लेकिन एक आदमी आया और उसने जोड़ने की राजनीति की और आपको सड़क पर फेंक दिया। आपकी ये बौखलाहट बता रही है कि आप कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप कितने गुस्से में हैं, आप कितने नाराज़ हैं। आपका वश चलता तो शायद आप लाल बहादुर शास्त्री की तरह इन्हें भी ठिकाने लगा देते। लेकिन आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं है और वो पावर नहीं है। आपने 1950 से लेकर अब तक जितनी राजनीति की है, इसी तरह छल और प्रपंच की राजनीति की है। शुरुआत में जनता आपके पार्टी में कांग्रेस जुड़े होने के कारण जुड़ी रही और देश की आज़ादी के नायक समझती रही। लेकिन धीरे धीरे जनता का भ्रम दूर होता गया और आप छल प्रपंच के सहारे कांग्रेस को, लोगों को भ्रमित करके सत्ता में आते रहे, क्योंकि सामने विपक्ष उतना मजबूत नहीं था और सारा तंत्र आपके हाथ में था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अब
टेक्नोलॉजी, उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जनता को सारी सच्चाई का पता चलता है। अब आपके वो चालें नहीं चलेंगी। तोड़ो, हिंदुओं को तोड़कर, बिखेर कर, जातियों में विभाजित करके केवल 10%, 20% अल्पसंख्यक मुसलमानों के सहारे राज करने की राजनीति नहीं चलेगी। क्योंकि अब कोई ऐसी भी पार्टी है जो 50% वोट लाने की तरफ अग्रसर है। अब 33% के सहारे जो 70 सालों तक आपने राज किया है, 60 सालों तक, वो दावा, अब वो चाल नहीं चलने वाली। अब आपको पॉलिटिक्स बदलनी पड़ेगी। अब जनता समझ चुकी है। जनता के सामने आपको विनम्र होना पड़ेगा, सबको सम्मान करना पड़ेगा। नहीं तो आप बस अपने चंद चमचों के लिए प्रिय बने रहेंगे, जो आपके सामने खड़े होकर तालियां बजाएंगे। अपने सलाहकार चमचों के साथ ही खुश रहना पड़ेगा। ये कुर्सी कभी भी आपको नहीं मिलेगी। आपकी ये भाषा सुनकर जनता कह रही है कि ये कुर्सी आपके लिए नहीं बनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों। मैं सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को राम राम। प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय श्री राम।